नमस्कार दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। अपने अनुभवों को शेयर कर रहा हूँ। देश में क्या हो रहा है उस मुद्दे पर भी बात कर रहा हूँ। मैं एक छोटे से गांव से हूँ। आज सब जगह डॉक्टर, हॉस्पिटल उपलब्ध है। उस समय बहुत दूर 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल होता था। रात को डॉक्टर नहीं होते थे। तो मेरी बिटिया की तबीयत खराब थी, 6 महीने की थी। डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन लगाना है सुबह शाम। 3 दिन तो इंजेक्शन लगाया। चौथे दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, शाम का समय था, और जो कंपाउंडर था इंजेक्शन लगाने वाला वो आया नहीं। कंपाउंडर को भी 4 किलोमीटर दूर से साइकिल चला के आना पड़ता था, तो नहीं आ पाया। मोबाइल होता नहीं था, कंपाउंडर के पास लैंडलाइन नहीं था, मेरे पास फोन था, लेकिन उससे बात नहीं कर सकते। तो मैंने कहा क्या इंजेक्शन ही तो देना है, मैं दे देता हूं। रोज देखता था इंजेक्शन लगाते हुए, तो मैंने वो इंजेक्शन अपनी बिटिया को लगा दिया। सब कुछ ठीक ठाक हो गया। दूसरे दिन कंपाउंडर आया, फिर उसने दिया इंजेक्शन। वही 3 दिन बाद मेरे कुत्ते का बहुत हालत खराब हो गया। अमेरियन था, व्हाइट कलर का, बहुत बीमार, लूज मोशन। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, भाग के मोटरसाइकिल उठाया, गया वहां वेट के पास। बोला आज तो नहीं जा पाऊंगा, ऐसा करते आप उसको लेके आ जाते। तो ले जाने लायक भी नहीं था, बहुत बुरी हालत में। बोला ये वाला दवाई इसको एक इंजेक्शन लगवा दो किसी को बोल के। मैं घर गया, देखा उसका हालत और खराब है, और कोई कंपाउंडर नहीं, वेट का कोई कंपाउंडर नहीं, कौन इंजेक्शन लगाएगा। फिर वही हाल, कंपाउंडर की प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने बिटिया को लगाया था उसी तरह इसको लगा दिया, कुत्ते को। जब इंजेक्शन अंदर दवाई गया तो देखा इतनी आसानी से क्यों चला गया, और आधे घंटे के बाद वो कुत्ता मर गया। बाद में पता चला कि इंजेक्शन लगाते समय पहले आप इंजेक्शन जब नीडल आप डालते हैं अंदर, तो फिर उसको प्लंजर को खींच के देखते हैं कि उसमें ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं वेन में तो नहीं जा रहा है। और मैंने गलती कर दी थी, डॉगी को वेन में डाल दिया। अच्छा, ये गलती 3 दिन पहले अपने बेटिया के ऊपर भी हो सकता था, जो संजोग से नहीं हुआ। तो कहने का मतलब एक नौसिखिए ने गलती से मैं अपनी बेटी को मार सकता था। आज वो बेटी MBBS डॉक्टर है। देश भी हमारा आज उसी तरह से गलत हाथों में है। बहुत प्रयोग हो रहे हैं हमारे ऊपर, और सारे प्रयोग फेल हो रहे हैं। आज तक देश में इस डॉक्टर ने जितने भी प्रयोग किए वो फेल हुए। नोटबंदी के समय बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, क्या क्या नहीं कहा। देश में कितने लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे, कितने लाख करोड़ रुपए चले गए देश के। आने के बजाय नोट छापने में, उसको जगह जगह पहुंचाने में, बैंकों को ATM को कैलिब्रेशन करने में देश का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। फेल हुआ ये डॉक्टर। इस डॉक्टर ने बोला था कि देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, माओवादी खत्म हो जाएंगे, माओवादियों की कमर टूट जाएगी। उसके बाद कितना माओवादी हमले हुए छत्तीसगढ़ में। हर चुनाव से पहले एक हमला हो जाता है, हमारे सैनिक भाई शहीद हो जाते हैं। हमारे सैनिक भाई देश सेवा के लिए जाते हैं, जज्बात लेके जाते हैं, लेकिन वो मरने के लिए नहीं जाते हैं। कोई नहीं सोच के जाता है। वो इसलिए सोच के जाते हैं कि हमें बॉर्डर पे रहना है, सामने की लड़ाई होगी। तो सैनिक जो फौज होते हैं सामने की लड़ाई के लिए होती है, पीठ के पीछे से गोली मार खाने के लिए नहीं होता। सामने की लड़ाई के लिए ट्रेंड होते हैं, और सामने की लड़ाई के लिए जाते हैं कि हमारे देश पे आंच आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमारे सैनिक बिना बात के बेवजह शहीद हो रहे हैं आज भी। तो नोटबंदी के कोई फायदा नहीं, नील, जीरो। क्या मिला उससे? हर बार एक नया मुद्दा छेड़ दिया जाता है। CAA NRC की बात हुई, बड़े जोर शोर से लोगों ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे। साथ देने वाले को पता नहीं क्या क्या कहा गया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया। और जब बंगाल की इलेक्शन आई और असम की, बोला नहीं ये लागू नहीं करेंगे, बंगाल में लागू नहीं करेंगे, असम में होगा। तो सिलेक्टिव हो गया, बातों में कोई दम नहीं। पिछले बिहार इलेक्शन, इस इलेक्शन की बात नहीं की, 2020 की नहीं, 2020 से पहले वाले बिहार इलेक्शन में मोहन भागवत जी ने कहा कि आरक्षण खत्म करना चाहिए, आरक्षण बहुत खतरनाक है। नतीजा बिहार में हार गए। फिर नीतीश कुमार टूट के भाग गए, भाजपा में मिल गए। 2020 के इलेक्शन में बोले नहीं आरक्षण तो रहना चाहिए, आरक्षण से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सरकारी संपत्ति बेच दी।
सरकारी कंपनी ही नहीं है, ले लो आरक्षण। तो आपने गरीबों दलितों को भी खत्म कर दिया, उसमें फेल हो गए। कभी आके बोलते हैं कि सबका डीएनए एक है, वास्तव में डीएनए सबका एक है। 99.9% डीएनए मैच करता है, सिर्फ 0.1% डीएनए जो होता है उससे माँ बाप के शक्ल और उससे मिलता है। तो सबका डीएनए तो एक ही है ह्यूमन का, बात सच्चाई है। लेकिन फिर आपका वो ये वसूल कहाँ चला जाता है जब मुस्लिमों पर अत्याचार होता है। देश के मुस्लिमों के साथ इतना अत्याचार हुआ, 8 सालों में ये लोग एकदम चुपचाप सह रहे हैं, जैसे हाथी के ऊपर बैठा हुआ महावत उसको चुभाता रहता हिकनी और बेचारा चुपचाप चलता रहता है। वैसे हमारे देश के मुसलमान भाई चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, एक रिएक्शन नहीं, कहीं नहीं, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। उनको पता है इतना संयम कभी नहीं देखा मैंने। वो जानते हैं कि अगर हम वायलेंट हो गए तो देश टूट जाएगा। वो भारत से इतना प्यार करते हैं कि अपने ऊपर अत्याचार को बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसी तरह से सिखों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनको बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कृषि कानून लाया गया, कहा गया कि बहुत फायदे वाली चीज है, तो अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया। क्या फायदा हो गया किसानों को? क्या दे दिया आपने किसानों को? पोल खुल गया, महंगाई कितनी बढ़ गई। आज सरसों का तेल 220 रुपए लीटर मिल रहा है ना। क्यों मिल रहे हैं? जो 90 रुपए 75 रुपए खरीदते थे, किसानों को तो उसकी उपज की मिलती नहीं है। बोलते नहीं सरसों का रेट बढ़ गया। अरे सरसों का रेट तब बढ़ जाता है जब सब किसानों से खरीदते समय बहुत कम हो जाता है। जब आप भंडार कर लेते हो फिर रेट बढ़ा देते हो। और जो छोटे मोटे किसान हैं जो कुछ बचा के रख लेते हैं, उनको पता है कि बाद में बेचेंगे, तो वो महंगा बेचते हैं। सबको तो नहीं मिल पाता। कौन किसान प्याज अपने घर में रखता है? वो प्याज सड़ने लगता है, उसी समय बेच देते हैं। उसके रखने के लिए, भंडारण के लिए बहुत मुसीबत होती है। एक बार मुझे भी, मैंने अपने खेतों में बहुत प्याज उपजा लिया। मैं सोचा रख लेता हूं, बाकी लोग तो रखते हैं। उसके लिए बांस का मचान बनाना पड़ता है, उसके ऊपर रखना पड़ता है, नीचे से हवा जानी चाहिए, हवादार घर होना चाहिए। मैंने रखा, हमने सब 2-4 भाई अपना लगे रहे कि इसको बचा लेंगे बचा लेंगे। धीरे धीरे लास्ट में बहुत कम बचा, 10% बचा, बाकी धीरे धीरे सब सड़ गए। तो नुकसान हो जाता है। घर में नहीं रखते, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, जो है नहीं। किसानों का नुकसान हो रहा है। किसानों के नुकसान से देश की जनता भी त्रस्त है। लोगों को बहुत महंगे सामान खरीदने पड़ रहे हैं और बुरे हालत में है। आपने कहा धारा 370 हटा के सब कुछ ठीक कर लेंगे। बहुत दिन हो गए, धारा 370 आपने हटा लिया, इंटरनेट बंद कर दी, सब कुछ कर दी। खूब अत्याचार हुआ जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर। कोई आना जाना नहीं, सबको बंद करके चारों तरफ से। फिर भी देश में अशांति, कश्मीर में अशांति। बिहारियों को भागना पड़ा, मर रहे हो, आउटसाइडर जितने भी हैं। और कश्मीरी पंडितों को भी भागना पड़ा। पहले भी भागे थे आपके शासन में, इस बार भी आपके शासन में पंडितों को भागना पड़ रहा है। सैनिक हमारे रोज शहीद हो रहे हैं। जो सैनिक भाई सुन रहे हैं, जिनके परिवार के लोग सुन रहे हैं, उनको पता है मैं क्या बोलने जा रहा हूं। देश सेवा के लिए जाते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि हम वहां जाकर शहीद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, हमारे इतने सारे लोग जानने वाले हुए, नहीं सोचते कि हम शहीद होने के लिए जा रहे हैं, देश सेवा के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हम बचेंगे, सामने से लड़ाई होगी, देख लेंगे। इस दिन के लिए तो नहीं गए थे कि पीठ के पीछे से हमला होगा, लैंडमाइन लगा दिया जाएगा। देश में तो रोज दिन युद्ध हो रहा है। इस तरह से देखा है तो देश तो युद्ध के अंदर है। इतने सैनिक शहीद हो रहे हैं। अरे सामने वाला में तो कम से कम पता होता है ना कि कौन आ रहा है सामने से, कैसे क्या करना है, लड़ना है। तो बेवजह हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है, उनके परिवार के बच्चे अनाथ हो रहे हैं। सब जगह फेल हो गए हैं। अब मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि धारा 370 का कोई फायदा नहीं हुआ। तो इतना प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? जरूरत क्या है प्रयोग करने की? पूरे वर्ल्ड टूर कर लिए, कितने कंट्री घूम लिया आपने सरकारी पैसे से। बोले विदेश नीति विदेश नीति विदेश नीति। आपका विदेश नीति इतना चौपट है कि आपको कोई देखना नहीं चाहता। बांग्लादेश वाला नहीं देखना चाहता, नेपाल नहीं देखना चाहता, श्रीलंका नहीं देखना चाहता। पड़ोसी जो छोटे कंट्री जो हमारे भाई थे, बॉर्डर राज्य में आपका जितने भी जो बॉर्डर राज्य है उसको बहुत अच्छा रखना पड़ता है। अगर आप भारत में मिला के रखना चाहते हैं, जो 7 सिस्टर जो बॉर्डर चाइना से मिला हुआ भाग है, उसको बहुत ख्याल रखना पड़ता है वहां की जनता को। वहां की जनता को नाराज कर दिया। तो इसमें तो चाइना को आसान हो जाएगा ना, बर्मा को आसान हो जाएगा ना, वो मिला लेगा अपने कंट्री में। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जनता उधर चला जाएगा ना। जो भी लोग थे बेवकूफ नहीं थे कि उनको सुविधा देके रखा हुआ था, अपने पास संभाल के रखा हुआ था। नेपाल को इतना मदद करके इसलिए रखा हुआ था कि वो चाइना की तरफ ना दूर चला जाए। श्रीलंका को इसलिए मदद किया जाता था कि
कहीं वो पलट न जाए, दूसरे लोग ना आके वहां कब्जा कर ले। श्रीलंका के चक्कर में हमारा एक प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी जान गंवाई है। सैनिक भेजा गया था उसको बचाने के लिए। तो ये सब जो भी हो रहा है, आपका सारा प्रयोग फेल हो रहा है। देश बुरी तरह से, अर्थव्यवस्था चौपट, लोगों के पास रोजगार नहीं है। इन 8 सालों में कितने लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो कहने के मतलब है मेरे भाइयों, वो नकली डॉक्टर के चक्कर में हम बर्बाद हो गए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। आज मैं यही कहना था कि अब और नहीं, प्रयोग बंद करो और आप लोग भी सोचो। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जिनको जो देश को लोगों को गद्दार और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। 80% लोग अभी एकजुट हैं। तो आप अलग हो गए, 20% ही रह गए ना। आप 20% कितना अलग हो गए। अब कौन गद्दार है बताओ? 80% लोग तो गद्दार नहीं हो सकते ना देश की, जो चाहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक हो, और हो नहीं रहा है। आप उनको खालिस्तानी, तालिबानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हो, जेएनयू वाले कह रहे हो। उसी जेएनयू से पढ़ा हुआ निर्मला सीतारमण देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, और दूसरे जेएनयू वाले खराब हो गए। वो बहुत प्यारे हैं, वो वित्त मंत्री जेएनयू से पढ़ा हुआ, और दूसरे जेएनयू से कन्हैया कुमार जो सच्चाई बोलता है वो खराब हो गया। तो ये सब जो नीति है आपकी, वो बंद करें। आप बहुत मुसीबत में हैं। 80% की बात नहीं कर रहा हूं, आप बहुत मुसीबत में हैं। आपके बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आप जॉब में आप ही लोग हो, आप लोग सजग हो, और आपका बुरा हाल होने वाला है। बाकी वो क्या बिगाड़ दो, वो तो बहुत पीछे गिरे हुए हैं। देश की मुस्लिम सबसे बढ़िया काम कर रहा है। एक एक बच्चा अपना काम में लगा हुआ है। सब काम, कोई भी छोटे से लेके बड़े काम, सब अपने ढंग से कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में उसका बहुत बड़ा योगदान है। देखा जाए तो सब काम कर रहे हैं। सिख अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे आपने बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। वो बच्चे जो हिंदुत्व के नाम पे नारे लगाते फिर रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपके पीछे घूम रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो स्कूल गए ना कहीं गए, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। तो ये सब सोचना, इन सबको छोड़ के देश हित में आगे बढ़ने के लिए सब एक हो जाओ और ढंग से काम करो। यही निवेदन है, यही समझाने आया था। और प्रयोग नहीं, बंद करो। जय हिंद।